कक्षा 6 अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर दिया है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 75-76। चलिए तो आइए पता करें। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, नरेश और नेव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? हल है, इसके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को मिलान चिन्ह द्वारा संगठित करके सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न 2 है, उनकी कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? हल करेंगे, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हॉकी है। अगला है प्रश्न 3, अपनी कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ये छात्र स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उनके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए तथा जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा, उनके सम्मुख एक बॉक्स का चिन्ह लगाइए। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। ए दिया इसमें, उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? बी है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? सी है, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है? और डी है, भारत की राजधानी क्या है? तो ये है, देखिए, पहला है ए वाला सही, बी वाला है गलत, सी वाला है सही और डी वाला गलत है। तो इस तरीके से हमने इनको सही और गलत बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 76-77। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है। इसके अंतर्गत ये देखिए 4-5 सही, यहाँ पर क्या है, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर ए दिया है, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया? बी है, बर्फी को विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। सी खाली स्थान दिए हैं। यहाँ पर गुजियों को कितने विद्यार्थियों ने चुना? तो चलिए हल करेंगे। यहाँ पर एक हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मिठाई लिखेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की, तीसरे कॉलम में लिखेंगे इनकी विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर उत्तर ए है 6, उत्तर ए का उत्तर है यहाँ पर 6 और बी का है 3, बी का 3 भरेंगे यहाँ पर, और सी का है 13, यहाँ पर 13 भरेंगे। इसके बाद डी का 7, डी का है 7 और ई का है 9। तो इस तरीके से आप भी कंप्लीट कर लें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाइयाँ वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? हल करेंगे। नहीं, यह सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह सारणी एक मिठाई से संबंधित बच्चों की संख्या की सूचना देती है। प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए प्रत्येक बच्चे की पसंद की मिठाई के लिए आंकड़े संग्रह करना चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 77 और 79 पर आएंगे। आइए पता लगाएं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है, सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। ये बोर्ड पर लिख दिया। अब इसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करने के लिए सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिए हैं। चलिए हल करेंगे। बारंबारता सारणी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक कॉलम में लिखेंगे जूते का साइज, दूसरे में लिखेंगे मिलान चिन्ह और तीसरे में विद्यार्थियों की संख्या। चलिए नीचे आते हैं। इसमें यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। ए वाले का लिखेंगे कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज 7 है। बी वाले का लिखेंगे कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज 3 है। सी वाले का है 10 विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। इसके बाद डी लिखेंगे 15 विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है? हल करेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, 7-7 इस तरीके से ये
व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से आंकड़ों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण और पुनर्प्राप्ति करके सहायता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं? हल करेंगे हाँ, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये व्यवस्थित करके रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है चौथा, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं, या तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये सारणी दी हुई है और यहाँ पर आगे बिंदु भी दिए हैं। चलिए हल करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से। यहाँ पर सारणी है, एक तरफ कॉलम है पेड़ का, एक तरफ पेड़ों की संख्या। पीपल का 1 पेड़ है, नीम के 9 हैं, आम के 7 हैं और बरगद के 2 हैं। तो यहाँ पर ए वाला लिखेंगे, नीम का पेड़ 9 अधिकतम संख्या में मिला। बी का लिखेंगे, बरगद का पेड़ 2 न्यूनतम संख्या में मिला। सी का लिखेंगे, नहीं, ऐसे 2 पेड़ नहीं पाए गए जिनकी संख्या समान थी। अगला है प्रश्न 5, चलिए इसका हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 5 पूरा यहाँ तक, यहाँ पर देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक प्रश्न है। इसके बाद इसका हल करेंगे। अक्षर दर्शाने के लिए सारणी, तो यहाँ पर देखिए ये सारणी बनाइए। यहाँ पर अक्षर लिखेंगे CEIRX और यहाँ पर लिखेंगे स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर B। चलिए तो यहाँ पर छोटे समाचार में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या इस तरीके से इस सारणी को बना देंगे, 9, 20, 12, 11, 2, 15। चलिए अब नीचे आते हैं। ए वाले का लिखेंगे हम उत्तर, सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर E है। बी वाले का लिखेंगे सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर X है। सी अक्षरों को आरोही क्रम में लिखने पर XCRIE, हाँ मेरा क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के अलग समान है क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त अक्षरों की मानक आवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। डी है प्रक्रिया, मैंने एक समाचार पत्र से एक छोटा समाचार चुना और इसे काटकर एक सफ़ेद कागज पर चिपकाया। मैंने समाचार में अक्षर CEIR और X को गिना और इनकी आवृत्तियों को सारणी में रिकॉर्ड किया। अब ई वाला लिखेंगे, कुछ सहपाठियों ने समाचार को देखकर अक्षरों को हाथों से गिना जबकि दूसरे सहपाठियों ने अक्षरों के नीचे लाइन खींचकर या रंगीन पेंसिल से चिन्हित करके अक्षरों को गिना और सारणी में उनकी आवृत्तियाँ रिकॉर्ड की। इसके बाद F है, यदि मैं यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करता हूँ तो मैं अक्षरों को अलग रंग से चिन्हित करने की प्रक्रिया को अपनाऊंगा और अक्षरों को गिनकर उनकी आवृत्ति रिकॉर्ड करूंगा। इस तरह त्रुटियों से बचने के लिए दोबारा जांच कर सकता हूं। पाठ्यपुस्तक प्रश्न संख्या 79-80 पर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पर प्रश्न दिया है। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है यात्रा का कौन सा साधन, दूसरा है यहाँ पर ये 2 यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। चलिए उत्तर लिखेंगे। पहले का विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयी बस का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा साइकिल का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। आगे पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 81, इसमें प्रश्न दिया है। चलिए ये टेबल दी है, इसी प्रश्न में दी है, उत्तर लिखेंगे इसका। यदि जरीना और संगीता अपने आंकड़ों को लखनपाल की तरह एक विद्यार्थी के लिए एक प्रतीक द्वारा चित्रालेख में दर्शाना चाहते हैं तो उन्हें निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला है चित्रालेख के स्थान और स्पष्टता की कमी, दूसरा समय अधिक लगेगा, तीसरा गैर सही संख्याओं को दर्शाना। आगे पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 82, इसमें प्रश्न दिया है। यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो एक ऐसा चित्रालेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती हैं? हल करेंगे। एक इमोजी से 10 विद्यार्थियों को दर्शाने वाले चित्रालेख से 33 या 27 विद्यार्थियों की संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता है। 33 या 27 को सही रूप में दर्शाने के लिए हमें पैमाना बदलना होगा। आगे पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 83-84, आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है। दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिन्नौरी में पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है। यहाँ पर प्रश्न दिया है ए, किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई। इसी तरह बी और सी दिया है। उत्तर लिखेंगे, ए का उत्तर लिखेंगे, बृहस्पतिवार को न्यूनतम संख्या 0 में पुस्तकें ली गई, कोई भी पुस्तक ऋण नहीं ली गई। बी है सप्ताह के दौरान 5 धन 4 धन 2 धन 0 धन 5 धन 8 बराबर 24 पुस्तकें ऋण ली गई। सी है शनिवार को अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई,
रविवार को छुट्टी रहती है। इस दिन विद्यार्थियों के पास अवसर होता है कि वे अपना समय पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत कर सकें। चलिए अगला है प्रश्न 2। यहाँ पर ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है, नीचे टेबल दी हुई है। अब इसमें प्रश्न दिए हैं। पहला है, रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे। बी, किसने अधिकतम संख्या में पतंगें खरीदी। सी, जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगें खरीदी। और डी है, रुखसाना कहती है कि पूनम बेगम बैन ने रानी द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगें खरीदी। क्या वह सही है, क्यों। यहाँ पर हल करेंगे। दुकानदार बेची गई पतंगों की संख्या, तो चमन ये पतंगों की संख्या दी हुई है, रानी के पतंगों की संख्या इधर है, रुखसाना की दी हुई है, जसमीत, जेठालाल और पूनम बैन। चलिए यहाँ पर ए वाले का उत्तर लिखेंगे। रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को 3 प्रतीक से दर्शाते हैं। बी वाला है, पूनम बैन से अधिकतम संख्या 700 में पतंगें खरीदी। सी है, जसमीत ने चमन से अधिक पतंगें खरीदी। और डी है, हाँ वह सही है क्योंकि 700 पतंगें 300 पतंगों के दुगने से अधिक है। 300 पतंगों का दुगना बराबर 2 गुणे 300 बराबर 600 पतंगें, अतः 700 पतंगें वास्तव में 600 से अधिक है। आगे है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 86। प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या, पैमाना 1 इकाई, लंबाई 1 विद्यार्थी। चलिए तो यहाँ पर ये हमारे सामने एक आरेख बना हुआ है, दंडालेख बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इसके नीचे प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दंडालेख का प्रयोग करके लिखिए। पहला है, कक्षा 2 में उस दिन खालिस्तान विद्यार्थी उपस्थित थे। दूसरा है, किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। तीसरा है, उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी। तो चलिए पहले में 5 भरेंगे यहाँ पर। दूसरे का उत्तर है यहाँ पर कक्षा 8 और तीसरे का उत्तर है कक्षा 5। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 87-88 पर आ गए हम। यहाँ पर देखिए ये दंडालेख बना हुआ है, यहाँ पर भी एक। चलिए यहाँ पर नीचे दिया है प्रश्न नंबर 1, प्रातः 6 और दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। उत्तर लिखेंगे। प्रातः 6 बजे और दोपहर 12 बजे के बीच 150 धन 1200 धन 1000 धन 800 धन 700 धन 600 बराबर 4450 वाहन गुजरे। अब प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से प्रातः 6-7 के दौरान और 7-12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटे में इतना कम यातायात क्यों रहा। उत्तर, प्रातः 6-7 के दौरान यातायात बहुत कम रहता है क्योंकि यह समय बहुत सुबह का है। इस समय अपने काम पर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। अगला है तीसरा, आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच में यातायात अधिकतम क्यों रहा। उत्तर लिखेंगे। प्रातः 7 और 8 के बीच के समय यातायात अधिकतम इसलिए होता है क्योंकि इस समय व्यक्ति अपने काम पर, बच्चों को स्कूल छोड़ने और अन्य कार्यों करने के लिए जाते हैं। अगला है चौथा, आपके विचार से प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा। उत्तर लिखेंगे। प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक यातायात कम होता रहा क्योंकि अधिकांश रोजाना जाने वाले व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए 8 बजे तक पहुंच जाते हैं। 8 बजे तक स्कूल, कारखाने सभी शुरू हो जाते हैं। 8 बजे के पश्चात यातायात धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि कुछ व्यक्ति ही दोपहर बाद अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 88-89 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक दंडालेख बना हुआ है, इसमें प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है, इस दंडालेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। उत्तर लिखेंगे। इस दंड आरेख के आधार पर निम्न प्रश्न पूछना चाहेंगे। पहला है, किन वर्षों के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि सबसे कम हुई। दूसरा है, किन वर्षों के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि सबसे अधिक हुई। तीसरा है, वर्ष 1981 से वर्ष 2001 के बीच कितनी जनसंख्या थी। चौथा है, 50 वर्षों में जनसंख्या में औसत वृद्धि कितनी हुई। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दूसरे का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में वृद्धि बराबर 102 करोड़ माइनस 36 करोड़ बराबर 66 करोड़। प्रत्येक दशक में जनसंख्या की वृद्धि यहाँ पर इस तरीके से ये इन्होंने निकाली है।
1951 से 1961 तक 8 करोड़ थी, 1961 से 1971 तक 10 करोड़ और 1971 से 1981 14 करोड़, 1981 से 1951 तक 91 तक 16 करोड़ और 1991 से 2001 तक 18 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 93 में आते हैं। पैमाना 1 इकाई बराबर लंबाई बराबर 200। यहाँ पर देखिए ये दंडालेख बना हुआ है। चलिए नीचे आते हैं। दंडालेख का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न दिया है, किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और सबसे कम व्यस्त रहता है? उत्तर लिखेंगे, इमरान का परिवार सबसे अधिक भोजन पर और उसके कम मकान किराए पर खर्च करता है। अगला प्रश्न है 2, क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है? उत्तर हाँ, बिजली पर व्यय 400 रुपये, शिक्षा पर व्यय 800 रुपये का आधा है। अगला है प्रश्न 3, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? उत्तर लिखेंगे हाँ, शिक्षा पर व्यय 800, भोजन पर व्यय 3400 का 1/4 से कम है। चलिए रुपये 3400 का 1/4 बराबर 1/4 गुणित 3400 बराबर 850, जबकि शिक्षा का व्यय 800 रुपये छोटे हैं 850 से, अतः शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 93-99 पर आएंगे। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। यहाँ पर देखिए ये टेबल बनी हुई है। इस आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंडालेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम ये दंडालेख बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कीट पतंगों की संख्या आएगी और इस तरफ क्या लिखेंगे हम, घुन, झांझा, सूंड, भृंग, झींगुर, तितलियाँ और टिड्डा। तो इस तरीके से ये हमारी ये हमारी दंडालेख बन चुका है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या के आंकड़े संग्रहित किए। शहर विदिशा, जबलपुर, सिवनी, इंदौर, सागर। टिकट की संख्या 24, विदिशा के, जबलपुर के 20, सिवनी के 16, इंदौर के 28 और सागर के 16। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये दंड आलेख दिया है। चलिए इसमें नीचे दिया है ए, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। ये प्रश्न दिए हैं सी, डी और ई, एफ। चलिए यहाँ पर उत्तर लिखते हैं। ए है 24 टिकट, बी का है 20 टिकट, सी का है उत्तर 1 इकाई, लंबाई 1 सेंटीमीटर बराबर 4 टिकट। यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर दंडालेख दिया हुआ है, नीचे आएंगे। एफ नहीं सही ग्राफ डी और ई में दर्शाया गया है। चलिए यहाँ पर ये हमारे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया है, चीनू ने प्रातः 9 से 10 बजे तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। तो यहाँ पर देखिए ये सूची बनाई है, इस तरीके से टेबल बनी हुई है। इस तरीके से आप भी बना लें, कुछ भी हो सकती है। चलिए नीचे प्रश्न दिया है, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता विवरण सारणी तैयार कीजिए। यहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो हल यहाँ से है बारंबारता वितरण सारणी। तो इस तरीके से ये हम सारणी बनाएंगे। आप भी अपने फेयर कॉपी में, फेयर रजिस्टर में इसको बना लें। नीचे आएंगे, मोटरसाइकिल का सबसे अधिक उपयोग किया गया। मोटरसाइकिल को सबसे अधिक उपयोग किया गया। सी, हम यह कार्य निम्न प्रकार करते हैं। चरण 1, हम एक कागज पर 3 स्तंभ बनाते हैं। चरण 2, एक स्तंभ में परिवहन के साधन, दूसरे में ट्रैली चिन्ह और तीसरे स्तंभ में वाहनों की संख्या लिखते हैं। चरण 3, जैसे ही वाहन गुजरता है उसको उचित वाहन वर्ग के सामने टैली चिन्ह लगा देते हैं। चौथा, प्रेक्षण लेने के बाद प्रत्येक प्रकार के टैली चिन्ह गिनकर वाहनों की संख्या वाले स्तंभ में लिखते जाते। अंत में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या का योग कर लेते। अगला है चौथा प्रश्न,
एक 500 को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ए दिया है, जो न्यूनतम बार आई है, बी, सी। चलिए इनके हल करते हैं। बारंबारता वितरण सारणी बनाएंगे। यहाँ पर ये सारणी बन गई है। इसके बाद ए का उत्तर लिखेंगे, संख्या 6 न्यूनतम बार आई। बी वाला लिखेंगे संख्या 2 अधिकतम बार आई। सी वाला लिखेंगे संख्या 1 और 4 समान बार आई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण सारणी फैज ने तैयार की। ये सारणी है, प्रश्न में ही है। यहाँ पर ये नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। पहले का ए का उत्तर है, यह सारणी जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या के बारे में सूचना प्रदान करती है। बी का उत्तर लिखेंगे, इस सारणी का शीर्षक जसप्रीत बुमराह द्वारा 30 मैचों में लिए गए टिकट हो सकता है। सी, इस सारणी से हमारा ध्यान इस बात ने आकर्षित किया है कि उसने एक मैच में 7 विकेट लिए। डी, 3 मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। ई, नहीं है, लिए गए विकेटों की संख्या को मैचों की संख्या से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है। एफ, जसप्रीत बुमराह द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, बराबर क्या जाएगा 90। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर गांव में ट्रैक्टरों की संख्या, एक ट्रैक्टर गांव ए में यहाँ पर देखिए 6 ट्रैक्टर हैं। गांव बी में 5 ट्रैक्टर हैं। गांव सी में कितने हैं? 8 ट्रैक्टर हैं। गांव डी में 3 हैं और गांव ई में 6 है। इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिया है। चलिए ये प्रश्न ही 1 2 3 4 डी तक ये प्रश्न दिए हुए हैं। उत्तर लिखेंगे इनके। ए का लिखेंगे, गांव डी में न्यूनतम संख्या 3 में ट्रैक्टर है। बी में गांव सी में अधिकतम संख्या 8 में ट्रैक्टर है। सी, गांव बी की तुलना में गांव सी में 8 - 5 बराबर 3 ट्रैक्टर देखें। डी, गांव डी में ट्रैक्टर बराबर 3, गांव ई में ट्रैक्टर बराबर 6। हाँ, कोमल सही कहती है कि गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। अगला प्रश्न है 7। किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर नीचे आते हैं। ये सब प्रश्न चल रहा है हमारा। ये इसके अंतर्गत सी डी तक ये प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर उत्तर लिखते हैं इनका। ए का लिखेंगे, कक्षा 8 में छात्रों की न्यूनतम संख्या है। बी, कक्षा 6 में छात्रों की संख्या। कक्षा 5 के छात्रों की संख्या तो बराबर 4 × 4 - 4 × 2.5 बराबर 16 - 10 बराबर 6। इसलिए कक्षा 5 और 6 की छात्राओं के बीच 6 छात्राओं का अंतर है। सी, 2 और छात्राओं को प्रवेश मिलने पर कक्षा 2 में 5 प्रतीक पूरे हो जाएंगे। डी है, कक्षा सी में छात्राओं की संख्या बराबर 3 × 4 बराबर 12 छात्राएं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मुधोल हाउंड इस प्रकार उत्तर उत्तरी कर्नाटक के नागलकोट और विजयपुर जिले में पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा प्रश्न है। पढ़ने में ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो के लिए ज़्यादा समय लगेगा। ए बी सी इसके अंतर्गत ये प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए इन तीनों प्रश्नों को उत्तर यहाँ लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे ए वाले का, पैमाना 1 प्रतीक बराबर 6 कुत्ते उचित रहेगा। बी का लिखेंगे, गांव बी के कुत्तों की संख्या दर्शाने के लिए हम प्रतीकों का उपयोग करेंगे। सी का लिखेंगे, गांव ए और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या बराबर 36 - 48 बराबर 84 कुत्ते। गांव ए सी ई और एफ के कुत्तों की कुल संख्या 18 - 12 - 18 - 24 बराबर 72 कुत्ते। हाँ, कामिनी सही कहती है क्योंकि गांव बी और गांव डी में 84 कुत्ते हैं जो कि 8 गांव के कुल 72 कुत्तों से अधिक हैं। यहाँ पर ये चित्रालेख दिया है। इस तरीके से आप भी इसको बना लें। चलिए बच्चों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत ये टेबल भी दी हुई है। चलिए यहाँ पर हल करेंगे हम इस प्रश्न का।
पसंदीदा क्रियाकलापों के लिए दंडालेख पैमाना 1 इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। तो चलिए यहाँ पर ये दंडालेख बनाया है, पैमाना बनाकर हमने। इस तरीके से आप भी इसको अपनी फेयर कॉपी में बना लें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है खेलने के अतिरिक्त कहानी की पुस्तकें पढ़ना विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया। अगला है प्रश्न नंबर 10। एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंडालेख में वर्णित है। तो यहाँ पर देखिए ये दंडालेख बना हुआ है। चलिए यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर लिखेंगे। पहले का लिखेंगे 70, बी का लिखेंगे 312, सी का शनिवार बुधवार सप्ताह के प्रारंभ में सोमवार विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का ऊर्जा स्तर अधिक था अतः अधिक पौधे लगाए गए। लेकिन धीरे धीरे जिस सप्ताह के दिन आगे बढ़ते गए तो शायद वे कार्य करते करते थकान महसूस करने लगे। परिणाम स्वरूप थकान के कारण अन्य दिनों में पौधे कम लगाए गए। शुक्रवार और शनिवार को बाहर जाने कार्य में लगे रहने के कारण अधिक पौधे लगाए गए। सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को गहरी थकान के कारण पौधे लगाने के कार्य में गिरावट आ गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो चलिए ये पूरा का पूरा प्रश्न दिया है, इसमें ये टेबल भी दी हुई है, ये दंडालेख भी दिया हुआ है इसी के अंतर्गत। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, ग्राफ में कुछ गलतियाँ हैं। ए वाला प्रश्न का उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है वर्ष 2006 में बाघों की संख्या लगभग बराबर 1400 है, लेकिन दंडालेख में इसे 1000 से कम दर्शाया गया है। दूसरा है वर्ष 2014 में बाघों की संख्या लगभग 2200 है, लेकिन दंडालेख में से 2200 से अधिक दर्शाया गया है। तीसरा उत्तर है वर्ष 2018 में बाघों की संख्या लगभग 3000 है, लेकिन दंडालेख में से 3000 से कम दर्शाया गया है। सही दंडालेख नीचे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे सही दंडालेख दिया है। इसी तरीके से आप भी इसको अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में तैयार कर लें। आगे पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 103। इसमें आइए पता लगाएं। प्रश्न 1 दिया है, इसका उत्तर लिखेंगे। हम सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आंकड़ों को दृश्य रूप से आकर्षित करने के लिए ऊर्ध्वाधर दंडों वाले आलेख का उपयोग करेंगे। लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए यह सहज और आकर्षक है। लंबाइयाँ जमीन से ऊपर की ओर मापी जाती हैं, जिन्हें ऊर्ध्वाधर दंड आलेखों से दर्शाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यदि हम प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की सारणी बना रहे हैं तो हम क्षैतिज दंडों वाले आलेख को प्राथमिकता देंगे। यह इसलिए कि नदियों की लंबाई धरती के समांतर होती है, अतः धरती के समांतर लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज दंडों का उपयोग करना सबसे अधिक है। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर। पहला है आंकड़ों का मूल रूप, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें हम देखेंगे सही गलत कौन सा है। तो चलिए बच्चों यहाँ पहले का प्रश्न है प्राथमिक आंकड़े, इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है ये सभी। तीसरे का उत्तर है दंडालेख, और चौथे का उत्तर यहाँ पर ये दिया नहीं है, तो यहाँ पर दिया। चौथे का तीसरा है, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा। चलिए बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गई हमारे सामने। अब यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया है, इसमें लिखेंगे आंकड़े। यहाँ पर हम लिख देंगे आंकड़े। आंकड़े। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले खालिस्तान की ओर। यहाँ पर दूसरा खालिस्तान दिया है, यहाँ पर भरेंगे चित्रालेख। तीसरे खालिस्तान भरेंगे हम बारंबारता। चौथे खालिस्तान भरेंगे हम सूचना, और पांचवें खालिस्तान भरेंगे निष्कर्ष। चलिए ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया है अन्य प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है, इसके अंतर्गत ये सी 3 प्रश्न दिए हैं और सदस्यों की संख्या दी हुई है यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम हल करेंगे। यहाँ पर ये सारणी बनाएंगे। सारणी इस तरीके से बनाएंगे आप। परिवार के सदस्यों की संख्या, मिलान चिन्ह और परिवार में सदस्यों वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। चलिए इसके बाद उत्तर लिखेंगे। ए का लिखेंगे न्यूनतम बार आने वाली संख्या 3 व 7 है। बी लिखेंगे अधिकतम बार आने वाली संख्या 5 है। सी का लिखेंगे संख्या 3 व 7 बराबर आई है।
2 बार। अगला प्रश्न है 2, कैथरीज ने एक पासा 40 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रश्न है। इसके अंतर्गत ABC, ये इसके अंतर्गत ये प्रश्न दिए हैं। चलिए हल करेंगे इसको। अवीश सारणी है। यहाँ पर देखिए, ये संख्या एक कॉलम में मिलान चिन्ह और एक कॉलम में बार बार था। यहाँ पर उत्तर दिया है। ए वाले का है न्यूनतम बार आने वाली संख्या बराबर 4 है। बी वाले का उत्तर है संख्या 5, 11 आई है। सी वाले का उत्तर है समान बार आने वाली संख्या 1 और 6 है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित सारणी 5 महिलाओं की आयु दर्शाती है। इन आंकड़ों से दंडालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारणी दी हुई है। प्रश्न ये दिए हैं 4। चलिए यहाँ पर हल करेंगे। दंडालेख, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये दंडालेख बनाएंगे हम। आप भी अपनी फेयर कॉपी में इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर लें। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले का उत्तर है आयुषी सबसे छोटी 25 वर्ष। दूसरा है आयुषी से दूनी आयु राधा की है। तीसरा है माधुरी प्रिया से 40 वर्ष माइनस 30 वर्ष बराबर 10 वर्ष बड़ी है। चौथा है प्रिया की आयु बटे माधुरी की आयु बराबर 30/40 बराबर 3/4। प्रिया और माधुरी की आयु में 3:4 का अनुपात है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित चित्रालेख एक कंपनी द्वारा एक हफ्ते में बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या को निरूपित करते हैं। प्रयुक्त पैमाना, यहाँ पर एक मोबाइल दिया हुआ है, 5 मोबाइल फ़ोन, एक चित्र के बराबर 5 मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल बनी हुई है इस तरीके से। यहाँ पर ये टेबल बनाई गई है। यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं ABCDE। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न है उनके उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर हम ए का उत्तर लिखेंगे शुक्रवार को 10 मोबाइल फ़ोन बेचे गए। बी वाले का उत्तर लिखेंगे मंगलवार को 6 × 5 बराबर 30 मोबाइल फ़ोन बेचे गए। सी, एक हफ्ते में 24 × 5 बराबर 120 मोबाइल फ़ोन बेचे गए। डी, मंगलवार और बृहस्पतिवार को बिक्री सबसे अधिक रही। फिर ये शनिवार को बिक्री सबसे कम रही, 5 मोबाइल फ़ोन बेचे गए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।